नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे प्लस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम बात कर रहे थे सीटी में आने वाले क्वेश्चनों की और आज हम लेके आए हैं क्वेश्चनों का भंडारा आपके सामने। और क्वेश्चन आएंगे तो स्ट्रीम में यहीं से आएंगे। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्लास के साथ में जुड़िएगा। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज मतलब हस्तकालीन जो है मतलब है ये पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है ये कहां से मिली थी? तो सबसे पहले ये मिली थी जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहां से मिली है? जयपुर और इंद्रगढ़ से ये क्या मिला है? हस्त कुठार मिला है। यानी कुल्हाड़ी कहां से मिली है, खोजी गई है, तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से मिला है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल जो पूरा स्थल है किस काल से संबंधित है? ये जो बूढ़ा पुष्कर है, ये होकरा है, ये जायल, ये सारे के सारे पूरा स्थल है, ये किस काल से हैं? तो ये पूरा पाषाण काल से हैं। किस काल से हैं? पूरा पाषाण काल से है ना। निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य से कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी किसके साक्ष्य है जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ? ऐसा कौन सा साक्ष्य है जो हमें कालीबंगा से नहीं मिला है? तो ऑप्शन दे रखा है गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंघी। तो गेहूं की जो फसल है उसके प्रमाण मिले हैं, बाजरा की मिले हैं और हाथी दांत की कंघी भी मिली है। लेकिन जो चावल है उस चावल की खेती के अवशेष हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चावल। क्योंकि हमें नहीं पूछा है भाई, नहीं है कौन सा जो अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है, तो चावल की खेती के जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो, पुरातात्विक स्थल और जिला पूछा है। कालीबंगा, तो कालीबंगा चूरू दे रखा है, जबकि कालीबंगा है कहां पर? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है ना। और नदी पूछे तो नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। आहड़ आपका सही दे रखा है किससे? उदयपुर से। गणेश्वर आपकी सीकर से। बेराट जो है जयपुर, बेराट का दूसरा नाम विराटनगर भी दे सकता है ना, तो बेराट जयपुर में है। जबकि कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा आपकी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो यहां पर गलत युगम का पूछा है, तो गलत युगम यही हो जाएगा। कालीबंगा चूरू में नहीं है, कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है ना। चलो, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन का जो कार्य हुआ है वो आरसी अग्रवाल हैं, इनके नेतृत्व में हुआ है। रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल का पूरा नाम क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। इनके नेतृत्व में इस गणेश्वर सभ्यता का क्या हुआ है? उत्खनन किया गया है। हमें उत्खनन की बात की गई है, तो किसके नेतृत्व में हुआ है? आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ है ना। धूलकोट कहां है? देखो, धूलकोट का मतलब क्या होता है? धूल यानी माटी होती है, कोट का मतलब होता है टीला। क्या होता है? टीला, यानी माटी का टीला है। और ये जो धूलकोट है कहां पे? आहड़ में आता है। कहां पर है? आहड़ में। और आहड़ में सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो किस टीले का किया गया था? इसी धूलकोट का किया गया था। तो धूलकोट जो है वो आहड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? आहड़ में स्थित है। ठीक है ना। आहड़, और ये आहड़ है कहां पर? उदयपुर में। नदी की बात करें तो बेडच, बेडच ना ऑप्शन है, तो बनास, बनास भी ना है, तो आपको क्या कर देनी है? आयड कर देनी है। ठीक है ना। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है ही, बालाथल उदयपुर में है ही, बैराट भी आपकी जयपुर में है ना। अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ये कहां से होते हैं? आहड़ से ही होते हैं भाई। गोरे और कोठे जो है वो अनाज रखने के प्राचीन समय में किए लिए जाते, काम में लिए जाते थे। यानी ये जो मृद भांड है, ये जो है गोरे और कोठे, ये जो क्या है मृद भांड, ये अनाज रखने के लिए प्रयोग किए जाते थे। किसके लिए? अनाज के लिए प्रयोग किए जाते थे। और इन्हीं ये जो मिले हैं, ये कहां से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। और आहड़ कहां है? उदयपुर में है ना। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर राज्य का एक शहर था। बिल्कुल गलत बात है, ये जोधपुर का तो था ही नहीं, जयपुर में आता है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि यहां से अपने को क्या मिला? अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो ये हम शिलालेखों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो था ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो दूसरा ऑप्शन केवल 2 सही होगा। यहां पर केवल कौन सा सही होगा? 2। जबकि जोधपुर राज्य का हिस्सा तो ये नहीं था, क्योंकि ये तो आमेर राज्य के अंतर्गत आता था स्थान। तो ठीक है ना।
भीम जी की डूंगरी है, तो देखो बेराट में ही है, भीम जी की डूंगरी है, बिजक की पहाड़ी है, गणेश डूंगरी है, मोती डूंगरी है, इन सब का उत्खनन कार्य किया गया था। और ये डूंगरियां है कहां पर, ये बेराट में है। कहां पर है, बेराट में। और ये बेराट कहां पर है, ये बेराट है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। और इस बेराट सभ्यता की नदी पूछे तो नदी आपको बतानी है कौन सी, बाणगंगा। कौन सी नदी बताओगे, बाणगंगा। अगर बाणगंगा ऑप्शन में ना हो तो इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अर्जुन की गंगा। और अर्जुन की गंगा ऑप्शन में ना हो तो इसे खंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, बाणगंगा को, है ना। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, तो अभी अभी हमने बात की थी बेराट सभ्यता से संबंधित है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, बिजक की पहाड़ी, ये सारी कहां से है, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता से है ना। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है, तो जो गिलुंड है ना, ये गिलुंड राजसमंद के अंतर्गत है। कहां पर है, राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद, है ना। तो आपको याद रखना है कहां पर, राजसमंद। झाड़साई जो सिक्के हैं, देखो झाड़साई से लगभग जो क्वेश्चन आएंगे उनका जो नाम होगा वो क्या आंसर होगा, जयपुर। झाड़साई से लगभग जो क्वेश्चन है उनके आंसर क्या होगा, जयपुर होगा। तो झाड़साई सिक्का जो है वो कौन सी रियासत में प्रचलित था, तो वो जयपुर रियासत में प्रचलित था। कौन सी रियासत में, जयपुर रियासत में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सीवी जनपद की, हमने बात की थी कि हमारा जो पहले राजस्थान जो ये था क्षेत्र, ये विभिन्न जनपदों में विभाजित था। तो यहां पर एक जनपद था सीवी जनपद। ये सीवी जनपद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सीवी जनपद, और ये सीवी जो जनपद है ना, इस सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी राजधानी थी, मध्यमिका या माध्यमिका। इस मध्यमिका को ही हम क्या बोलते हैं, नगरी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या, नगरी। और ये जो नगरी है ना, ये वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़ में है। वर्तमान में ये कहां पर है, चित्तौड़ में है। इसीलिए हम कहते हैं, देखो याद रखना, मेवाड़ जो राज्य पढ़ेंगे हम, मेवाड़ पढ़ेंगे, मेवाड़ का एक उपनाम भी है सीवी जनपद। मेवाड़ को सीवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मेवाड़ प्राचीन समय इस सीवी जनपद के अंतर्गत ही आता था। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो मध्यमिका हुआ करती थी। और यह मध्यमिका को ही दूसरा नाम नगरी है। और ये नगरी वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़ में। एक नगर है, वो नगर कहां पर है, टोंक में है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मध्यमिका हो जाएगी, है ना। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था। देखो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द जो था ना, वो सर्वप्रथम बात करें तो 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं, जॉर्ज थॉमस। कौन है, जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या किया गया था, राजपूताना शब्द। क्योंकि यहां पर राजपूतों का क्या था, बाहुल्य था। तो यहां पर राजपूताना जो शब्द था ना, ये राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया था। ठीक है ना, किसके लिए, राजपूताना, राजस्थान के लिए। फिर 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक निकाली, और उस बुक में राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया गया था ना, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल टोड के द्वारा। और इस बुक का नाम क्या था, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो बुक थी, उसका प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, विलियम क्रुक के द्वारा करवाया गया था। और ये जो बुक थी, ये जो टोड एंड टोड के गुरु है, ये थी ज्ञानचंद्र। इस ज्ञानचंद्र को समर्पित थी कौन सी, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। फिर इस बुक का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो हमारे इतिहासकार हैं GH ओझा, जिनका ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। इनके द्वारा इसका क्या किया गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया था। और कर्नल टोड के द्वारा इतिहास लेखन में जो जो गलतियां हुई उनको सुधारने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, GH ओझा के द्वारा किया गया। तो आपको ये चीजें भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इनके आसपास से पूछे जाएंगे। आपके बहुत कठिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप पहले जो क्वेश्चन है उनको देख लें, और अभी जो क्वेश्चन है इनको भी आप देख रहे हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आप लगातार बने रहिए। तो यहां पर क्या होगा, 1800 ईस्वी में कर्नल जो जॉर्ज थॉमस है, इसके द्वारा राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया था। और राजपूताना शब्द किस लिए, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों की क्या थी, अधिकता थी। इस कारण से इस क्षेत्र को राजपूताना ही कहा जाता था पहले, है ना।
निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? देखो मंडोर के जो प्रतिहार है, इन प्रतिहारों की जानकारी कौन देता है? एक घटियाला अभिलेख जो है ना, ये घटियाला अभिलेख देता है किसकी जानकारी? मंडोर के जो प्रतिहार शासक है, इन प्रतिहार शासकों की जानकारी किसमें मिलती है? घटियाला अभिलेख में मिलती है ना। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? भाई लेखन कुंभा जो थे, देखो कुंभा मेवाड़ के थे ना, मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ के ये कुंभा जो थे, इन कुंभा की जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में उत्कीर्ण करवाई थी। इस पर इससे में क्या मिलती है? कुंभा की जानकारी मिलती है, कुंभा के इतिहास के बारे में क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460 की है ना। इससे कुंभा के इतिहास की जो जानकारियां हैं, लेखन, इनकी मतलब साहित्यिक जानकारियां मिलती है हमें, ठीक है ना। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में? तो ये भाई जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैसलमेर। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो ये तो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। किस काल से है? गुर्जर प्रतिहार काल से ये क्या है? संबंधित है ना। प्रतिहार शासक जिसने मैदान तक, देखो मेड़ता, मेड़ता जो है ये नागौर में है ना, मेड़ता नागौर, और इस मेड़ता को राजधानी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। नागभट्ट भी दो है, नागभट्ट सेकंड ने जो कन्नौज जीता था, कन्नौज को अंतिम रूप से विजित करने वाला शासक कौन था? नागभट्ट सेकंड था, और इन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाई थी। नागभट्ट फर्स्ट जो था, इसने बीनमाल को जीत लिया था, इसने मेड़ता को जीत लिया था, इसने जो उज्जैन था उस उज्जैन को भी जीत लिया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और इसी नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को क्या की थी? अपनी राजधानी बनाई थी। तो नागभट्ट यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आबू के परमारुओं की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? तो इनकी चंद्रावती थी। आबू के जो परमार थे, इन परमारों की राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती होती है। कौन सी थी? चंद्रावती। सुमेलित कीजिए, मारवाड़ में राठौड़ थे। मारवाड़ में कौन थे? राठौड़। तो एक में 2 नंबर दो। पहले देखो एक में 2 नंबर आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा, काट दो। फिर इसमें आ रहा है क्या? इसमें भी नहीं आ रहा, काट दो। इसमें भी नहीं आ रहा, काट दो। क्वेश्चन में आपको ऐसे एफर्ट लगाना है। देखो क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे ना, सारों को मिलाओगे तो आपको इतना टाइम नहीं बचेगा। तो आपको क्वेश्चन करने का इस तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले देखा कि मारवाड़ में क्या है? राठौड़ वंश है। तो राठौड़ वंश कौन से में? तो ए में 2 आना चाहिए। तो ए में 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही। फिर मेवाड़ में आप देखो तो कौन सा है? सिसोदिया है, तो फिर 2 में 1 होना चाहिए, यहां पर है। फिर आमेर में कछावा है, तो 3 में 4 होना चाहिए, सी में 4 है। बूंदी में हाड़ा है, तो डी में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ये आपका जो आंसर है, ये आपका आंसर क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो आपको आंसर का जो करना आना चाहिए, आंसर को पेपर में देखो क्या होना चाहिए कि टाइम की हमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हमारे पास में लास्ट में टाइम का कम पड़ जाता है, तो हमें टाइम की बचत के लिए क्वेश्चनों को इस प्रकार से ऑप्शन को पहले काट देना चाहिए, जिससे हमारे पास में टाइम की कोई दिक्कत ना हो। और इस प्रकार से काट देंगे तो हम भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा ऑप्शन करना है, कौन सा नहीं करना है। लास्ट में क्या होता है, कई बार हम आंसर तो सही करते हैं, लेकिन लास्ट में ऑप्शन में हम भरने में क्या होते हैं? गलतियां कर देते हैं, जिस कारण से हमारा क्वेश्चन भी क्या होता है? गलत हो जाता है। तो हमें इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बड़े मस्ती से, बड़े आराम से हमें पढ़ना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। पढ़ाई एक तपस्या है, पढ़ाई तो तपस्या है, ये तो तपस्या की भांति तपस्या की जाती है। तो इसमें आपको बिल्कुल तनाव मुक्त रहकर आपको पढ़ाई करनी है ना, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे, है ना। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल, देखो गोरा बादल जो थे, गोरा बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये सेनापति तो किसके थे? रतन सिंह के थे। किसके थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। लेकिन ये युद्ध किससे कर रहे हैं? एकी की सेना से। किसकी सेना से? एके ने आक्रमण किया था, उस एके की आक्रमण के अलाउद्दीन खिलजी जो है, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो किस में मिलती है? पद्मावत में मिलती है। किस में मिलती है? जो पद्मावत ग्रंथ है ना, पद्मावत, ये पद्मावत ग्रंथ किसका है? तो ये है 1540 में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी का। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये ग्रंथ जो है इस घटना से 237 वर्ष बाद का है।
कितनी साल बाद गए? 237 वर्षों बाद की ये घटना के बाद ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? शेरशाह सूरी, क्योंकि 1540 में हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने, और फिर हुमायूं तो यहाँ से भाग गया था, और दिल्ली पर राज कौन करता है यहाँ पर? तो शेरशाह सूरी करता है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? देखो भाई, जावर की खान, जो जावर की खान है, ये जावर की खान तो आप सबको पता है कि मेवाड़ के जो महाराणा थे लाखा, उस लाखा के टाइम पर देखो, लाखा के तो चांदी चांदी थी वैसे, क्योंकि इसकी बुढ़ापे में ही क्या हुई थी? शादी हो गई थी हंसाबाई से। मारवाड़ की राजकुमारी थी ना हंसाबाई, इस हंसाबाई की शादी हुई थी लाखा से। फिर इन लाखा और हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र था, मोकल राजा बना था। मोकल से फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत ही खतरनाक अपने आप में एक योद्धा माना जाता है, जिसका नाम है कुंभा। ठीक है ना। तो इस लाखा के तो चांदी चांदी थी वैसे ही, और फिर इसकी चांदी की खान मिल गई कहां पर? जावर में। जावर क्षेत्र में चांदी की खान मिली थी किसके टाइम पर? महाराणा लाखा के टाइम पर, है ना। और इस लाखा के टाइम पर एक पिछोला झील का निर्माण भी करवाया गया था। इसी लाखा के टाइम पर नटनी का चबूतरा बनाया गया था पिछोला झील में, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। देखो, ये प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। और महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था सारंगपुर युद्ध के विजय, सारंगपुर जो युद्ध हुआ था 1437 में, इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। विजय किसकी हुई थी? कुंभा की। और कुंभा ने पीटा किसको था? महमूद खिलजी प्रथम जो था, इस महमूद खिलजी प्रथम को पीटा था। किसने? कुंभा ने। क्यों पीटा था? क्योंकि इस महमूद खिलजी प्रथम ने, जो कुंभा के पिता थे मोकल, इस मोकल की जो हत्या की थी, चाचा मेहरा और एक था महपा पंवार, ये तीनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में शरण ले लेते हैं मालवा के शासक महमूद खिलजी से। तब कुंभा इस महमूद खिलजी को कहता है कि तुम मेरे जो पिता है उस पिता के हत्यारों को मुझे सौंप दे, लेकिन महमूद खिलजी सौंपने से मना कर देता है, जिस कारण से कुंभा ने अटैक किया। अटैक करने के कारण इस महमूद खिलजी की बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई करने के बाद में इसी उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनाया, जो 9 मंजिला भवन है। ठीक है ना। तो इसकी कुल मंजिलें 11 नहीं, इसकी तो मंजिल कितनी है? 9 मंजिला भवन है ना। इसमें जेता की मूर्तियां उत्कीर्ण, बिल्कुल। तो 1 और 3 सही होगा, 1 और 3। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर भी किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये जो विजय स्तंभ है ये किसे समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। बनाया किसके द्वारा गया था? कुंभा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया है? कुंभा के द्वारा बनाया गया है ना। ये चीज भी आपको याद रखना। कुंभा का शासनकाल 1533 से लेकर 1568 तक है, यह भी ध्यान रखना। कुंभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभा की जो हत्या होती है, इसके पिता पुत्र जो होता है, इसका पुत्र उद्दा के द्वारा की क्या जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है अंत में ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? देखो, राजस्थानी वास्तुकला जो है, इस वास्तुकला का जनक ही कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुंभा को। क्योंकि एक ग्रंथ है वीर विनोद ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद ग्रंथ। वीर विनोद ग्रंथ। और ये वीर विनोद ग्रंथ जो है ये लिखा गया है श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा। और इस दुर्ग में, इस ग्रंथ में कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा। यानी 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल और केवल किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। तो इसने कितना बड़ा काम किया है भाई, कितना इसने इस वास्तुकला मतलब कितना इसने स्थापत्य कला का कितना विस्तार किया। इसलिए वास्तुकला का जो है जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है। और कुंभा ने जो चित्तौड़ का जो सर्पिलाकार मार्ग है उसका निर्माण भी करवाया था। इसलिए चित्तौड़ का जो आधुनिक निर्माता है ना चित्तौड़ दुर्ग का, यह भी किसको कहा जाता है? कुंभा को ही कहा जाता है ना। यह चीज भी आपको याद रखनी है। चांपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? देखो, चांपानेर की संधि जो हुई थी वो 1456 में हुई थी। कब हुई थी? 1456 में होती है चांपानेर की संधि। और ये चांपानेर की संधि जो है ये मालवा
प्लस गुजरात के मध्य होती है। किसके मध्य? गुजरात। अब देखो इस संधि में होता क्या है, 1437 ईस्वी में कुंभा ने इसको पीट दिया था महमूद खिलजी को। इसको पीटने के बाद में महमूद खिलजी जो था मालवा का शासक, ये मालवा का शासक जाता है इस गुजरात वाले के पास में, और गुजरात का उस समय शासक है कुतुब खां कुछ ऐसा। तो उस शासक के पास में जाकर कहता है कि यार मेरे अकेले से तो पार पड़ी नहीं, हम दोनों मिल जाएंगे तो उसके बाद में हम कुंभा को हरा देंगे, और हराने के बाद में जो मेवाड़ है उसको हम आपस में आधा आधा क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन कुंभा ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में दोनों को ही क्या कर दिया, विफल कर दिया, इस संधि को हरा दिया। इस कारण से ये संधि हुई 1456 ईस्वी में। कौन सी संधि है? चांपानेर की संधि। तो ये हुई थी मालवा और गुजरात के मध्य। किसके मध्य? मालवा और गुजरात के। याद रखना इस मेवाड़ और ये मालवा के मध्य, इसमें इस प्रकार से आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। इसलिए ये संधि किसके बीच में हुई थी? मालवा व गुजरात के मध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये गलत होने की अधिकतर 99% संभावना हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक है ना? अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में छपता है तो, और बिल्कुल ऐसा ही छपेगा। ठीक है ना? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को होती है। राणा सांगा की मृत्यु। राणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक कब होता है? 1509 में होता है। कब होता है? 1509 में होता है। राणा सांगा को कहा जाता है सैनिक भग्नावशेष। राणा सांगा को जब उत्तराधिकारी संघर्ष था, इस उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान अजमेर का एक व्यक्ति आता है करमचंद पंवार, इस पंवार के द्वारा क्या करती जाती है, इसको शरण दी जाती है। यह क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था तो इसी करमचंद पंवार को राणा सांगा ने अजमेर वाला क्षेत्र भी दिया था और इसे रावल की उपाधि भी दी थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। पन्नाधाय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? हमारी पहले बहुत कविताएं आती थी पन्नाधाय की। इसके बेटे का क्या नाम था? चंदन नाम था। क्या नाम था? चंदन। और इस चंदन का बलिदान देकर इसने मेवाड़ का जो राजकुमार था उदय सिंह, और इस उदय सिंह को बचाया था। और इस चंदन की जो हत्या की थी वो किसने की थी? बनवीर ने की थी। किसने की थी? बनवीर ने की थी, जो दासी पुत्र था ना। और उदय सिंह, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? उदय सिंह। फिर उदय सिंह जो है वो राजा बन जाते हैं ना मेवाड़ के, और इसको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं बनवीर को। फिर मेवाड़ के उदय सिंह के फिर एक पुत्र होता है महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के जूना में बादल महल की जूना कचहरे में क्या होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और फिर महाराणा प्रताप, वही प्रताप जो वीर शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था ना, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता है? देखो कीका जो है, महाराणा प्रताप जो थे वो भीलों के साथ में रहते थे। पहले जो मेवाड़ में भील वगैरह बहुत ज्यादा रहते थे, तो महाराणा प्रताप का अधिकतर जो जीवन है वो भीलों के साथ में बीता है। और भीलों के साथ बीतने के कारण इनका जो भीलों में नाम प्रसिद्ध था वो क्या? कीका। और ये कौन थे? महाराणा प्रताप जाने जाते हैं कौन? कीका के नाम से। कौन? कीका के नाम से। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। भाई किसने कहा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इसे क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। देखो गिंगोली पिंगोली का जो युद्ध होता है वो 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के मध्य? तो ये जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य लड़ा गया था। किस किस के? जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य लड़ा गया था। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर ये युद्ध हुआ था, और ये होता कब है? 1807 में। इस समय जोधपुर के जो शासक थे वो कौन थे? मान सिंह थे, है ना, याद में रखना। और मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखो सहेलियों की जब बाड़ी है, एक ही प्रश्न आता है सहेलियों की बाड़ी से। ये क्वेश्चन आता है संग्राम सिंह द्वितीय। इस संग्राम सिंह द्वितीय का एक ही क्वेश्चन आता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। और ये प्रश्न आदेश आजाद होने के बाद में कई बार 10,000 बार आ गया होगा। भाई कितनी बार? लगभग 10,000 बार ये प्रश्न आ गया होगा। तो ये अब की बार छपने की पूरी संभावना है, तो याद कर लो इसको। ठीक है ना? सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। मुहणोत नैन सिंह किस राज्य का दीवान था? तो ये मारवाड़ का था, जोधपुर राज्य का। और इस मुहणोत नैन सिंह की किताब क्या थी? नैन श्री ख्यात। क्या थी?
नैन श्री ख्यात, और दूसरी एक और किताब थी मारवाड़ परगना की विगत, किसकी थी? मोहनोत नैनसी की थी, है ना। और इस मोहनोत नैनसी को मारवाड़ का क्या कहा, राजपुताने का या मारवाड़ का क्या कहा जाता? अबुल फजल कहा था। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। यही चीज भी आपको याद रखनी है, मुंशी देवी प्रसाद। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी जो थी, ये रूठी रानी पहली तो बात करूं मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। और ये मालदेव जो था ये मारवाड़ का शासक था। कहां का था? मारवाड़ का शासक है। और ये रूठी रानी जो है ये तारागढ़ महल में रहती है। कहां पर? तारागढ़ जो दुर्ग है, ये तारागढ़ दुर्ग कहां पर है आपका? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर। इस अजमेर, तारागढ़ दुर्ग दो है ना, एक तो बूंदी में है और एक कहां पर है? अजमेर। तो ये तारागढ़ दुर्ग में रहती है। क्यों? क्योंकि इसके मालदेव के साथ में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। और क्या ऐसा जाता है कि शादी के कुछ दिन बाद में ही इनकी क्या हो जाती है? दोनों की आपस में अनबन हो जाती है। अनबन होने के बाद में ताउमर तारागढ़ दुर्ग में रहती है, और तारागढ़ दुर्ग में रहनी है और इन दोनों की बनती नहीं है। इसी के कारण ये क्या कहलाती है? इतिहास में रूठी रानी के नाम से कहलाती है। और जब मालदेव की मृत्यु हो गई थी, मालदेव की मृत्यु के उपरांत इसने मालदेव की पगड़ी के साथ में ये क्या हुई थी? सती हुई थी। तो ऐसी वीरांगनाएं भी हमारे राजस्थान में है। उमाध्ये जेता एवं कूपा की शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे। तो जेता और कूपा की मैं बात करूं तो ये मालदेव के थे। किसके थे? मालदेव के थे। और जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, जब शेरशाह 1544 में एक युद्ध होता है ना, उस युद्ध के अंदर 1544 में जेतारण पाली का युद्ध, जेतारण पाली में, जेतारण में युद्ध होता है, इसे जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं, और पाली क्षेत्र के अंतर्गत होता है ना। जेतारण पाली का जो युद्ध होता है 1544 में, इसमें शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि इस मालदेव के साथ में, देखो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं ना। एक युद्ध होता है जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध होता कब है? 1544 में, है ना, जनवरी 1544। किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है आपका मालदेव, एक तो मालदेव, और एक है आपका शेरशाह सूरी, वर्सेज शेरशाह सूरी। तो ये जो युद्ध है, अब देखो इसमें होता क्या है। इस मालदेव के दो सेनापति हैं जिनका नाम क्या है? जेता और कूपा। जिनका नाम क्या है? जेता व कूपा। अब होता इस युद्ध में यह है साथियों कि यह जो शेरशाह सूरी है, इसको पता चल जाता है कि हम इस युद्ध में जीत नहीं पाएंगे बिना किसी छल के। तो ये क्या करता है? ये शेरशाह सूरी एक चाल खेलता है। चाल ये खेलता है कि इस जेता और कूपा के खेमे में ये 20-20 हजार रुपए स्वर्ण मुद्राएं, 20-20 हजार की स्वर्ण मुद्राएं रख देता है। और रखने के बाद में एक पत्र लिखता है, और पत्र लिखकर जो मालदेव, जिस मालदेव अपने महल में रहता था, उस महल के आसपास उस पत्र को क्या कर देता है? फेंक देता है, यानी फिकवा देता है। जैसे ही मालदेव उठता है, सुबह के टाइम वहां पे भ्रमण करता है, तो मालदेव को पत्र मिला, और मालदेव ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में यह लिखा गया था कि मालदेव अब तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे दोनों सेनापति जेता और कूपा मेरे साथ में मिल चुके हैं और वो तुमसे क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे को मेरी बात पर यकीन ना हो तो उन्होंने मुझसे 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं भी ली है। उनके खेमे चेक करवा ले, उनके खेमे में तुम्हें 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। मालदेव जैसे ही पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ने पर अपना विश्वास पूरा था, लेकिन विश्वास क्या होता है? डगमगा जाता है। जब ऐसा पत्र पढ़ा तो पढ़ने के बाद में उसकी पुष्टि करने के लिए मालदेव ने इन दोनों सेनापतियों के क्या करवाए? खेमे चेक करवाए। तो खेमे में 20-20 हजार रुपए मिले, 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं मिली, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं था, इनके तो भगवान को ही पता नहीं था कि अपने खेमे में 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं भी पड़ी है क्या। लेकिन मालदेव को क्या मिल गई? वो चीजें मिल गई, और उसने जाकर कहा कि महाराज सही बात है, उनके खेमे में 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं भी है। मालदेव यहां से अपना घोड़ा लेकर होता है फरार, क्योंकि मालदेव को यह पता चल जाता है कि हम जीवित नहीं बचेंगे, हम मरेंगे। तो मालदेव इनको ये समझ लेता है कि ये दोनों उनके साथ में मिल चुके हैं, और ये मालदेव तो यहां से लौट जाता है, भाग जाता है यहां से। और फिर जैसे ही जेता और कूपा को यह पता चलता है
कि हमारे स्वामी को हमारी स्वामी भक्ति पर संदेह हो चुका है और उन्हें ये मान लिया गया है, उन्हें ये साबित कर दिया गया है, उनको ये विश्वास दिला दिया गया है कि हम शेरशाह सूरी के साथ में मिले हुए हैं। फिर इन्हें इस बात का पता चलता है तो ये जेता और कूपा इस शेरशाह सूरी के साथ में इतनी बहादुरी के साथ में युद्ध करते हैं कि जब शेरशाह सूरी की पूरी सेना को समाप्त कर देते हैं और फिर शेरशाह सूरी की गर्दन पर तलवार चलाने ही वाले थे, इतने में शेरशाह सूरी ने नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही ये राजपूतों का एक धर्म था कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म यानी नमाज वगैरह पढ़ता है तो ये उन पर क्या करते थे, वार नहीं करते थे। और जैसे ही शेरशाह सूरी ने नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये दोनों जेता और कूपा एक दूसरे की साइड में ऐसे तलवार लेकर ऐसे खड़े रह गए थे। लेकिन क्या हुआ कि नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम बाद में इसकी और सेना आ गई। सेना आने के कारण इसने कहा था, जिस कारण से फिर ये जो जेता और कूपा है ये उस सेना से लड़ते हुए क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर जैसे ही इस शेरशाह सूरी ने युद्ध जीत लिया था तो युद्ध को जीतने के बाद में इसने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि किसने कहा, किसके संदर्भ में कहा, किस रियासत के संदर्भ में कहा, उस रियासत के राजा का नाम क्या है। तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब क्या है कि ये जो मारवाड़ है ये उस हिंदुस्तान के सामने तो मुट्ठी भरी तो है, मैं इस मारवाड़ के लिए आज मर जाता इनके हाथों तो मेरे हाथ से पूरा भारत चला जाता, मेरे हाथ से पूरा हिंदुस्तान चला जाता, तो मैं फिर किस पे राज करता। इसने कहा था किस रियासत के बारे में, मारवाड़ रियासत के संदर्भ में। किस युद्ध में, जेतारन युद्ध के विजय के बाद में कहा था, किसने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है ना। तो ये थे जेता और कूपा, बड़े बहादुर सेनानायक थे। लेकिन मालदेव ने तो क्या कर लिया, वो जैसे ही उसने कहा वैसे क्या काम आ गया और आने के बाद में उसे विश्वास हो गया तो वो भाग गया। और जैसे इन्हें पता चला कि हमारे स्वामी को हमारे ऊपर क्या हो गया, इस प्रकार से हमारे संदेह करवाया गया है, तो फिर इन्होंने इतनी बहादुरी के साथ में युद्ध किया कि ये पूरी सेना को तबाह कर देता है शेरशाह सूरी की। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मालदेव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे मित्रों, ये मालदेव के सेनापति थे। आपको यहाँ पर आंसर क्या करना है, मालदेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आने वाले सारे ही क्वेश्चन है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी आपको ये ध्यान चीजें थोड़ी सी याद रखनी है ना। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो मारवाड़ का जो एक शासक हुआ करता था रावचंद्र सेन, इस चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि ये क्या करता था, महाराणा प्रताप की तरह ही मुगलों से लोहा लेने में माहिर था और इसने मरते दम तक कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, है ना। इसने मुगलों के खिलाफ एक प्रणाली, युद्ध प्रणाली अपनाई जिसे कहते हैं छापे मार युद्ध प्रणाली, है ना, छापे मार युद्ध प्रणाली। ये चीज भी आपको याद रखनी है। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाही का विवाह किस मुगल युवराज से किया था। तो ये किया था सलीम से। अब देखो सलीम की क्या कहानी थी कि कोई भी राजपूत राजा जब आता था तो ये अकबर जो था, अकबर कहता कि आपकी बेटी जो है वो जवान हो गई है और हमारे सलीम से क्या करवा दो, शादियां करवा दो। तो इस सलीम की बहुत सारी शादियां हुई थी। किस लिए करवाता था अकबर, क्योंकि जो संबंध था, आपसी संबंध, यानी एक तो इन राजाओं में इनमें क्या होते थे, हमेशा मतभेद रहते थे, तो इनमें आपसी संबंध जो थे अच्छे स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंधों को अपनाया था किसने, अकबर ने भी, है ना। तो अकबर क्या करवाता था, सलीम की शादी कर दो, ये बात थी, है ना। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। किस युद्ध में हरवाया था, धर्मत का युद्ध जो होता है, इस धर्मत के युद्ध में क्या होता है कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, अगर जो जसवंत सिंह था ना, ये दारा को कर रहा था सपोर्ट, दारा जो था ना, सांजा का पुत्र दारा, उस दारा का सपोर्ट कर रहा था। और इधर जो औरंगजेब प्लस मुराद, इन दोनों की संयुक्त सेना थी। इन दोनों की संयुक्त सेना से कौन हार जाता है, जसवंत सिंह हार जाता है। किस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, है ना। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था। तो कौन सा पद दिया गया था, हाकिम का पद दिया गया था। ये दुर्गादास राठौड़ जो है वो सालवा गांव के थे। किस गांव के, सालवा। और ये सालवा गांव है कहां पर, जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है भाई। और ये जो थे, अब देखो होता क्या है कि ये अजीत सिंह के टाइम की बात है। अजीत सिंह मारवाड़ का एक शासक बना था, अजीत सिंह। कौन बना था, अजीत सिंह। और इस अजीत सिंह को शासक बनाने में ये तो क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन खपा देते हैं दुर्गादास राठौड़। किसके लिए, इस अजीत सिंह के लिए। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह राजा बनता है, अजीत सिंह राजा बनने के बाद में क्या होता है कि अजीत सिंह तो इतना शासन में इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी, इतना पता नहीं था।
इतना शासन करने का अनुभव नहीं था, तो लोग क्या करते, ज्यादा दुर्गादास राठौड़ को महत्व देते, दुर्गादास राठौड़ के पास में लोग सीधे जाते। तो कुछ लोगों ने भड़का दिया इस अजीत सिंह को। अजीत सिंह को कहा कि यार राजा तू है या दुर्गादास है, तेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, तू तो दरबार में ऐसे ही बैठा रहता है। और सारे लोग जाते हैं किसके पास में, दुर्गादास के पास में। सारे पूछते आते हैं कि दुर्गादास राठौड़ कहाँ है, दुर्गादास कहाँ है, दुर्गादास कहाँ है, आपसे तो महाराज कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस अजीत सिंह ने लोगों की बातों में आकर क्या कहा, दुर्गादास को देश निकाला दे दिया कि आप यहां से, हमारी रियासत से नहीं बल्कि आप इस राज्य से बाहर निकल जाओ। तो फिर दुर्गादास राठौड़ कहां जाते हैं, मेवाड़ राज्य में जाते हैं, जहां पर उन्हें हाकिम का पद दिया गया था। और इसी दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राठौड़ों का यूलिसेस। ये भी ध्यान रखना, पिछली बार का यह क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा, तो राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। किसको, दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी किसे कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। और ये जो अजीत सिंह है, इस अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा शासक। किसे कहा जाता है, कान का कच्चा शासक। कि कान का कच्चा या बच्चा कौन है, अजीत सिंह है, कान का कच्चा शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा लोगों के बहकाने से इन्होंने, जिनको इन्होंने उनको देश निकाला दे दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन किसके लिए खपा दिया था, अजीत सिंह के लिए खपा कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। किस पे, अजीत सिंह पे, मारवाड़ राज्य पे। 2022 में सालवा गांव में ही दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया है। और अनावरण करने के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो आए थे सालवा गांव में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह जी अनावरण करने के लिए आए हैं। किसकी मूर्ति के लिए, दुर्गादास राठौड़ के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, 22 जुलाई 2022 को जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। देखो जसवंत थड़ा का जो निर्माण है ना, वो जसवंत सिंह के द्वारा नहीं करवाया जाता है, वो सरदार सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, सरदार सिंह के द्वारा। और ये सरदार सिंह जो हैं, ये अपने पिता जसवंत सिंह, जो सरदार सिंह है ये जसवंत सिंह के पुत्र हैं, और अपने पिता की याद में इन्होंने करवाया था जसवंत थड़ा का निर्माण, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जिसे राजस्थान का ताजमहल, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसे, जसवंत थड़ा को। अगर मैं बात करूं कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है भाई, कांठल का ताजमहल। तो कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को, जो प्रतापगढ़ में बनी है। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ में है। बात करें हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो हाड़ौती का जो ताजमहल है वो कहा जाता है अबलीमणि के महल को। हाड़ौती का ताजमहल अबलीमणि के महल को कहा जाता है, जो कहां पर है, कोटा में बनी है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सरदार सिंह। राजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। किसकी याद में, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतिरे की राड, देखो राजस्थान में तो मतिरे की राड भी हो जाती है, राड हो जाती है मतिरे के लिए। भाई साहब मतिरा तो बोना ही नहीं चाहिए, मतिरा तो उगाना ही नहीं चाहिए। मतिरे की बेल के लिए क्या हो जाती है, राड हो जाती है। देखो मतिरे की राड का नामक युद्ध कब लड़ा गया था, तो युद्ध लड़ा गया था 1644 में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मतिरे की राड है क्या और किन किन के बीच में हुई। यह मतिरे की राड जो थी वो एक तो आते हैं आपके नागौर के अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ वर्सेज बीकानेर का था एक करण सिंह। कौन आता है, बीकानेर के करण सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। हुआ कब था, 1644 को हुआ। और इसमें विजय जो हुआ था, ये विजय कौन हुआ था, तो ये आपका हुआ था करण सिंह। कौन हुआ था, करण सिंह हुआ था। देखो दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, एक तो नागौर है और नागौर, और एक कौन सा है आपके बीकानेर। बीकानेर राज्य के कौन है शासक, करण सिंह है, और नागौर जो मेड़ता है उसके कौन है, अमर सिंह राठौड़ है। इन दोनों राज्यों के मध्य क्या होती है, मतिरे की लड़ाई होती है। और ये होती कब है, 1644 ईस्वी में होती है। तो इतिहास में नाम क्या हुआ मतिरे की लड़ाई के लिए, मतिरे की लड़ाई कब हुई, तो 1644 में। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि एक साइड में जो एक खेत था, उस खेत में तो मतिरे की जो बेल थी
वो बोई गई थी, लेकिन मतिरे की बेल के कुछ इस प्रकार से वो फैलते हैं ना, तो वो फैल गई और फैलने के बाद में दूसरे की खेत में जाकर क्या हुआ, मतिरा लगा, तो वो तोड़ के वो ले गया, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उसने तो कहा कि बेल मेरी है, उसने कहा मतिरा मेरे खेत में लगा है, तो दोनों के बीच में क्या हुई, लड़ाई हुई, जिसे क्या नाम दिया, मतिरे की राड़ कहा गया। 1644 में हुई है ना। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, बीकानेर को। किसे, बीकानेर वाला जो एरिया है इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, है ना, जांगल प्रदेश। गंगानगर जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र था इसे योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसे, योद्धे प्रदेश के नाम से। राव जय सिंह को राजपुताने का करण किसे कहा है, देखो राव जय सिंह जो था, राव राय सिंह को राजपुताने का करण जो है, ये करण किसने कहा है, ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। क्या कहा है, राजपुताने का करण किसे, राय सिंह को कहा है ना, ये चीज भी याद रखने ला। और राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है, मुहणोत नैणसी को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, इसी जो आपका है ना, एक क्या है ऑप्शन, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का जो अबुल फजल है वो किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका मुहणोत नैणसी को। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भ्रातीब की उपाधि प्रदान की थी, यानी तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तो ये राव अनूप सिंह को दी थी। किसको दी थी, राव अनूप सिंह को दी थी। और तुम मेरे बेटे जैसे हो, इस उपाधि किसने किसको दी थी, बताओ आप जल्दी से। कि अकबर जो था ना, अकबर ने एक उपाधि दी, फरजंद की उपाधि। किसे दी थी, आमेर का था ना मान सिंह, इस मान सिंह को दी थी फरजंद की उपाधि। फरजंद का मतलब होता है बेटे के समान या बेटा जैसा, तो किसको दी थी, मान सिंह को दी थी अकबर ने। बड़ी इंपॉर्टेंट उपाधि है, याद रख लेना। और माही भ्रातृत्व की उपाधि किसे दी गई है, तो ये दी गई थी किसको, अनूप सिंह को। और गज दल थंबन की उपाधि किसे दी गई थी, गज सिंह को दी गई थी, हाथ फौजों को रोके रखने वाला, जिसका अर्थ होता है ना। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है राव जेत सिरोछंद। किस में मिलता है, राव जेत सिरोछंद में मिलता है। किस ग्रंथ का, किसका उल्लेख मिलता है, बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध। बाबर के पुत्र जो कामरान है, इस कामरान का और बीकानेर नरेश के जो मध्य युद्ध हुआ था, बीकानेर के शासक, इन युद्ध का वर्णन जो है वो किसमें मिलता है, राव जेत सिरोछंद नामक जो छंद है उसमें मिलता है, ग्रंथ है ना। राजस्थान में साहेबा का युद्ध, जो पाहेबा साहिबा का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था, 1941-42 में लड़ा गया था। कब, 1941। ये युद्ध हुआ किन के बीच में था, देखो एक तो था आपका मालदेव, एक तो आपका आता है मालदेव, एक जो है ये आता है बीकानेर का जेतसी। और इन दोनों के मध्य हुआ ये कि मालदेव ने इतनी भयंकर तरीके से आक्रमण किया कि जेतसी को तो क्या कर दिया, युद्ध भूमि में ही क्या कर दिया, मार दिया। और ये युद्ध कौन सा कहलाता है, पाएबा साहेबा का युद्ध कहलाता है। कब होता है, 1541-42 में होता है, जिसमें जेतसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जेतसी जो है बीकानेर का है, कहां का है, बीकानेर का है। और ये जो है ये कहां का है, मारवाड़ का है, यानी जोधपुर का है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध, देखो 12 कोटड़ियों में जो बटा था वो बटा था आमेर। और आमेर को बांटा किसने था, तो पृथ्वीराज ने बांटा था। किसने, पृथ्वीराज ने। और पृथ्वीराज जो कछावा था, इसने आमेर को 12 कोटड़ी में बांट दिया था। और यही था जिसने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था किसने, पृथ्वीराज कछावा ने किया था, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद रखना है। इन्होंने आमेर को 12 कोटड़ियों में बांट दिया था, जिस कारण से 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ कौन, आमेर। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर का शासक कौन था, तो मान सिंह था। 7000 का सबसे ज्यादा जो मनसब था सबसे पहले वो किसके पास में था, मान सिंह के पास में था। कितने का था, 7000 का मनसब दिया गया था ना। राजा मान सिंह मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर आमेर में किस स्थान से लाए थे, तो ये लाए थे लाहौर से। किससे लाए थे, लाहौर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
लाहौर। और मीनाकारी का प्रारंभ कौन करते हैं? मान सिंह, क्योंकि मान सिंह लाहौर से क्या करते हैं? कारीगर लेकर आते हैं यहाँ पर, जो क्या करते हैं? मीनाकारी का यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। इस कारण से मीनाकारी यहाँ पर क्या हुई? प्रसिद्ध हुई, है ना। जयपुर रियासत का पंचरंगा जो ध्वज है वो किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जो पंचरंगा ध्वज जो है वो किसका है? जयपुर रियासत का है। और जयपुर रियासत के द्वारा जो बनाया गया था वो बनाया गया था मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मान सिंह, है ना। जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी मुगल बादशाह जहांगीर के साथ भी रहा, शाहजहां के साथ भी, औरंगजेब के साथ में भी रहा? तो सवाई माधो सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो तीन मुगल शासकों के समकालीन रहता है, जहांगीर के साथ समकालीन भी रहता है। जहांगीर के बाद में शासक कौन बना? शाहजहां बना। शाहजहां के बाद में अपने भाइयों को मारकर बनने वाला शासक कौन था? औरंगजेब था, है ना। तो इस औरंगजेब ने फिर शाहजहां को क्या कर लिया था? बंदी भी बना लिया था। और जो ये बंदी बना लिया था ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। के स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था, किसके द्वारा? तो अल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा। जो अल्बर्ट एडवर्ड हैं, इस एल्बर्ट के द्वारा ही इसके लिए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, राम सिंह के द्वारा ना। राम सिंह जो द्वितीय था इसके द्वारा रंगवाया गया था, ये ध्यान भी रखना। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो जयबाण तोप है, ये जयबाण तोप का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? इस सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर में अवस्थित ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया था? तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। और ईश्वरी सिंह ने करवाया, और करवाने के बाद में हुआ क्या था कि इनका मराठों पर कर्जा बहुत अधिक चढ़ गया था। कराठों का जो मराठा थे, इन मराठों का कर्जा जो था इन पर अधिक हो गया था। अधिक होने के कारण ये क्या हुई? कंट्रोल नहीं कर पाए। और कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण उस टाइम पर कोई समझाने वाला था नहीं। तो समझाने वाला था नहीं, तो ये भाई साहब जो है ईश्वरी सिंह जो ईश्वर लाट के ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद में इसे और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई देने के कारण नीचे आए, और नीचे आते इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ईश्वरी सिंह ने ही ईश्वरी सिंह ने ही ईश्वर लाट का निर्माण करवाया है। और फिर ईश्वर लाट से ही क्या हुए? कूदकर अपनी जान दे देते हैं। कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के द्वारा ईश्वर लाट का निर्माण करवाया गया है। इसके द्वारा ईश्वरी सिंह जो जयपुर शासक थे, जयपुर रियासत के शासक थे ना, आमेर रियासत के। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वन से संबंधित थी? 1000 दीपक जलाती थी प्रतिदिन। और हम एक दीपक जलाते तो भी हमारा तो होता है ना रोज रोज का, उसे भी कहना पड़ता है कि यार दीपक तो जला दे, दिया बत्ती तो कर दे, हमेशा बोलते हैं ना। तो रुद्राणी जो थी ये किसकी पत्नी थी? ये थी चंदन राज की। तो ये चंदन राज तो बड़ा काम का नहीं होता है, लेकिन है ना वो सही बात है ना, जिसका पति काम का नहीं होता है उसकी स्त्री काम की होती है, और जिसकी स्त्री काम की नहीं होती उसका पति काम का होता है। तो यहाँ पर ऐसा ये पुंजन राय तो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी जो है वो बड़ी काम की पत्नी थी, क्योंकि ये पुष्कर झील के पास में प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित करके क्या करती थी? पूजा करती थी। और ये उपासना किसकी करती थी? महादेव की करती थी। खुद महादेव तो खुद नाचते, खुद क्या करते हैं? तांडव करते हैं। तो ये भी उनकी उपासना करती है ना, ठीक है। तो उपासना करती है, किस वंश की थी? तो ये शाकंभरी जो सांबर था, सांबार के चौहानों की थी। देखो इस शाकंभरी के जो थे उसे क्या बोलते हैं हम? सांबर। इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है? शाकंभरी, ठीक है ना। और इस शाकंभरी का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? सपाद लक्ष, सपाद लक्ष। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ही नाम है ना, और ये मूल केंद्र भी इनका यही था ना। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था, वासुदेव चौहान। और ये वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास में करवाया था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख के माध्यम से। किसमें? बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। और ये बिजोलिया जो अभिलेख है, ये अभिलेख कब का है? तो ये है 1170 का। कब का है? 1170 ईस्वी का है। किसके द्वारा बनवाया, उत्कीर्ण करवाया गया था?
तो सोमेश्वर के काल का है, यानी सोमेश्वर के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। इसी बिजोलिया अभिलेख में हमें अजमेर के चौहान और सांबर के चौहानों की वंशावली मिलती है, जिनमें अजमेर के सिर्फ पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर बाकी सभी जो शासक है उनकी वंशावली मिलती है। पृथ्वीराज तृतीय की इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं ये 1177 ईस्वी में राजा बनते हैं। कब? 1177 ईस्वी में राजा बनते हैं, जबकि बिजोलिया अभिलेख है कब का? ये 1170 में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के द्वारा उत्कीर्ण करवाया जाता है, जिनमें जिस अभिलेख में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। इसलिए आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि बिजोलिया अभिलेख में अजमेर के किस चौहान शासक की जानकारी नहीं मिलती, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर जो है सांबर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। इस बिजोलिया अभिलेख में ही ये बताया गया है कि ये जो चौहान थे, इन चौहानों का जो उत्पत्ति बताई गई है चौहानों की, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताई गई है। और इसी बिजोलिया अभिलेख के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा भी क्या करते हैं, इन चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से ही इनकी क्या बताते हैं? उत्पत्ति बताते हैं। और इसी बिजोलिया अभिलेख में यह कहा गया है कि जो अजमेर का शासक हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित करके दिल्ली पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, जिन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने वाला शासक का श्रेय दिया गया है? कि ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है, तो ये अजय राज को कहा गया था। किससे कहा है? किसके लिए कहा गया है? अजय राज के द्वारा कहा गया है कि ये ऐसे शासक हैं जिन्होंने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से क्या कर दिया? भर दिया है। किसने कहा है? जयानक ने कहा है। जयानक का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज विजय इनका ग्रंथ है। ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था, है ना, कंठाभरण संस्कृति पाठशाला। और फिर इसको जो गोरी है, इस गोरी का गुलाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस ऐबक के द्वारा यहाँ पर तुड़वाई जाती है और तुड़वाने के बाद में यहाँ पर क्या करवा दिया जाता है? ढाई दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद के रूप में इसे तब्दील कर दी जाती है ना। महोबा विजय के बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो ये पुंजन राय को बनाया था। अब देखो महोबा का जो युद्ध हुआ था, इस महोबा के युद्ध को दूसरा नाम भी बोलते हैं तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुमुल का युद्ध। ये तुमुल का युद्ध भी बोला जाता है किसको? महोबा के युद्ध को। ये तुमुल का युद्ध होता किस किस के बीच में है? एक तो आपका पृथ्वीराज आता है, एक तो आपका आता है मित्रों पृथ्वीराज थर्ड, ये होता है किसके मध्य? ये आपका परमर्दिदेव चंदेल। परमर्दिदेव चंदेल, ये जो परमर्दिदेव चंदेल हैं, इसके दो सेनापति बड़े खतरनाक थे। प्रसिद्ध सेनापति हैं आला और उद्दल। क्या नाम है इसका? आला और उद्दल। ये आला और उद्दल जो है, ये दोनों क्या करते हैं? इस पृथ्वीराज से युद्ध करते समय काम में आ जाते हैं। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने स्वामी परमर्दिदेव चंदेल के। और ये क्या होते हैं? आला उद्दल इस युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज क्या करता है? यहाँ पर जो ये जो महोबा है, इस महोबा को जीत लेता है। और इस महोबा का शासक कौन था? परमर्दिदेव चंदेल था। चंदेल की हार होती है, जीत किसकी होती है? तो इस पृथ्वीराज की क्या होती है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है। और जीतने के बाद में यहाँ का जो प्रशासक बनाता है वो किसे बनाता है? पुंजुन राय को बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात कि महोबा का युद्ध को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध किसके बीच होता है? पृथ्वीराज थर्ड और परमर्दिदेव चंदेल के बीच में। परमर्दिदेव के चंदेल के दो सेनापति थे आला और उदल, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में? तुमुल के युद्ध में। और फिर यहाँ पर विजय कौन होता है? पृथ्वीराज थर्ड होता है। और पृथ्वीराज जीतने के बाद में यहाँ का प्रशासक किसे बनाता है? तो पुंजुन राय को यहाँ का प्रशासक बनाता है। ठीक है।
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई था। ये कवि भी था, ये मित्र भी था। कहा ऐसा जाता है कि इनका जन्म एक ही साथ हुआ था और एक ही दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक ही दिन मृत्यु इसलिए हो जाती है कि इस चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में ये लिखता है, क्या लिखता है कि यहां से गोरी जब 1192 ईस्वी में तराइन का जो सेकंड युद्ध होता है, इस युद्ध में गोरी के हाथों से पृथ्वीराज क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद में इसके द्वारा ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी क्या ले जाता है? वहां पर गजनवी ले जाता है। गजनी ले जाने के बाद में क्या करता है कि एक दिन ऐसे ही इसको बंदी वगैरह में रखा गया था पृथ्वीराज को। तो जैसे ही गोरी से बात करने के लिए आता है तो पृथ्वीराज क्या करता है? इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि ये महान सम्राट था। इसमें अपने आप में कई युद्ध जीते थे, इसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। इन्हें हिंदू जो शासक था, ये अंतिम हिंदू शासक, मतलब बहुत खतरनाक शासक था। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब गोरी इससे मिलने के लिए आया था, जब बंदी कारागृह में, तो वहां पर गोरी से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। तब गोरी ने कहा कि आंख नीची कर, लेकिन इसने कहा कि मैं राजपूत हूं और राजपूत में मैं राजस्थान का हूं, मैं आपकी थोती धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। तो गोरी ने कहा कि इनकी आंखें फोड़ दी जाए, या इनकी आंखें क्या होती है, इनकी आंख जो निकलवा दी गई थी। गोरी ने कहा कि गोरी के द्वारा इस चंद्रबरदाई ने कहा कि गोरी के द्वारा पृथ्वीराज की आंखें क्या कर दी गई थी? फोड़ दी गई थी, फुड़वा दी गई थी। तो फिर यह कहता है कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए वहां गया, और जैसे ही मैं उससे मिलने के लिए कारागृह में गया और कारागृह में जाकर अपने मित्र की दशा देखी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहा है, जैसे ही मैं उन्हें मिला तो मिलने के बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख होने के कारण मैंने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाकर मैंने गोरी के दरबार में गया और गोरी से मिला। कि गोरी को मैंने कहा कि महाराज, आपने हमारे महाराज की आंखें तो फुड़वा दी, वो देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारे महाराज तो इतने वीर हैं, इतने तेजस्वी हैं, इतनी पराक्रमी हैं कि वो बिना देखे सिर्फ शब्द भेदी बाण भी चला सकते हैं। शब्द भेदी मतलब आवाज के इस आधार पर क्या करते हैं? निशाना लगा देते हैं, एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। तो इसने कहा ऐसी बात है? इसने कहा जी महाराज, बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपके दरबार को सजाइए और दरबार लगाइए और दरबार में पेश कीजिए हमारे महाराज को, हम आपको आपकी आंखों के सामने दिखाएंगे कि सच है या गलत है। तो गोरी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कहा ऐसा जाता है कि दरबार लगाया, दरबार में 3 बड़े बड़े तवे लगाए गए थे, और जैसे ही मतलब उन तवों को ऐसे बजाते बजाते ही पृथ्वीराज जो था वो क्या करता था? तीर छोड़ता, और तीर जाकर क्या लगते थे? ठीक निशाने पर लगते थे। तो इस प्रकार से पहला जो तवा, इस प्रकार से 3 तवे बांधे गए थे। बांधने पर जो ये चंद्रबरदाई है, ये उनका एड्रेस बताता था कि भाई इतनी दूरी पर है, आप इतना जो है ये बाण साधो और ये जाकर निशाने पर लग जाएगा। तो ये निशाना लगाता और वो आवाज सुनते ही उधर क्या करते? तीर छोड़ते। तो इसी प्रकार से जो 3 तवे बांधे थे, 2 निशाने तो साध दिए, और तीसरा जो निशाना लगाया था इस पृथ्वीराज ने उस तवे पे, तब इसने उसका एड्रेस बदल दिया चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर गोरी है मत चुके चौहान। तो ये जो है गोरी जो बैठा था ना, उस स्थान का एड्रेस देता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर गोरी है मत चुके चौहान, कि ऊपर गोरी इतनी दूर बैठे, अगर चूक ना जाइयो, चूक गयो तो बियाद में आपा दोने की क्या होती है? मौत हो जाएगी, फिर आपान कौन छोड़ेगा। तो एक कारण ये तीर चलाया, और तीर चलाने के कारण सीधा जाकर गोरी के गले में लगा, जिस कारण से गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में ये कहा जाता है कि इन दोनों ने आपस में जो एक दूसरे की जो कटार थी वो अपने शरीर में गोप कर क्या कर ली थी? हत्या कर ली थी, यानी आत्महत्याएं कर ली थी। किसने? चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? देखो हमीर जो था ना, इस हमीर ने किसको शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को दी थी। किसको? पीर मोहम्मद शाह को दी थी। अब हुआ क्या था? देखो एके था ना, इस एके की पत्नी जो थी, इस पत्नी का नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। और एक इसका जो सेनापति है, सेनापति था कौन सा? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ठीक है। अब देखो होता क्या, इसकी बड़ी रॉयल फैमिली है। ये एके जो है ये खुद
जो था, इसको कोई कह देता है ना कि वो रानी सुंदर है, तो ये उधर ही मुंह कर लेता, चलो सेना लेकर चलते हैं। तो ये तो क्या था, सेनाओं में आक्रमण करने पर, युद्ध क्षेत्र जीतने में बिजी रहता था। इसकी जो पत्नी थी चिमना, इस चिमना ने क्या किया, इस चिमना और इस जो मोहम्मद शाह था, इन दोनों के मध्य क्या था, प्रेम प्रसंग था। और एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है केब्रू। क्या नाम है, केब्रू। अब कहा ऐसा जाता है, अब कहा ऐसा भी जाता है कि इस हमीर के साथ, इस मोहम्मद शाह के साथ में एक व्यक्ति और था, केब्रू। कौन था, केब्रू। और इस केब्रू को भी क्या दी थी, शरण दे रखी थी हमीर ने। अब देखो, एके की पत्नी जो थी चिमना, इस चिमना का प्रेम प्रसंग किससे, मोहम्मद शाह से। और ये मोहम्मद शाह इसको पत्र देता केब्रू को, केब्रू ले जाकर किसको, चिमना को, इस प्रकार से देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों की बातें जो थी आपस में, एक पत्र लिखा गया था, उस पत्र में बातें बताई गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी को मारने की साजिश रची गई थी। और साजिश ये थी कि आप इन अलाउद्दीन खिलजी को, ये चिमना कहती है कि इस अलाउद्दीन खिलजी को आप क्या करो, मार दो, हत्या कर दो। हत्या करने के बाद में आप तो बन जाओगे राजा और मैं बनूंगी आपकी रानी। तो ये जो पत्र लिखा था, एक एक को पता चल जाता है, एक एक के हाथ लग जाता है। और एक एक हाथ लगने के कारण एक ने क्या कहा कि रुक बेटा, मैं बताऊंगा तेरे को। तो ये इसको पता चला जैसी, तो ये भागकर किसके पास आया, हमीर के पास में आ जाता है। और ये केब्रू कह रहा है कि मैं भी तो साथ में था, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था। तो ये क्या करता है, इसके साथ में हो जाता है। वो हाथ साथ में होने के बाद में ये इसके पास में शरण ले लेते हैं। और शरण लेने के कारण कहा जाता है कि इस हमीर ने इनको शरण दे दी थी। शरण देने के कारण इसने जालौर पर क्या कर दिया था, रणथंभौर पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था ना। और एक फिरोजा है ना, फिरोजा, ये फिरोजा अपने जालौर का एक शासक था कानरदेव चौहान। और कानरदेव चौहान का एक पुत्र था बिरमदेव। उस बिरमदेव से प्यार करती है कौन, फिरोजा। तो देखो कितनी रॉयल फैमिली है। ये तो वैसे ही बिजी लोगों, और ये चिमना, मोहम्मद शाह, फिरोजा, बिरमदेव, बड़ी रॉयल फैमिली है ना। तो चलो, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये किया है मिफ्ता उल फतूह है। मिफ्ता उल फतूह में क्या होता है कि चित्तौड़ का जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसकी जानकारी मिलती है हमें किसमें, मिफ्ता उल फतूह में। पुस्तक किसकी है, अमीर खुसरो की है ना, ये चीज भी ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कौन बताता है, कानड़देव प्रबंध बताता है। कौन बताता है, कानड़देव प्रबंध बताता है जालौर के शासकों की बारे में। कोटा राज्य का संस्थापक था, देखो कोटा राज्य का संस्थापक था माधो सिंह। कौन था, माधो सिंह था। ये रहा ना, माधो सिंह। कौन था, माधो सिंह था। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में, राजकीय अतिथि के रूप में कहां पर आए थे, राजस्थान में किस रियासत में आए थे? तो करौली में आए थे। कहां पर आए थे, करौली में। और फिर ये जोधपुर जाते हैं, जहां पर ननी जान के द्वारा इन्हें जहर कहा जाता है कि कांच खाने में जो कांच थे वो कांच पीस कर दे दिया गया था, जिस कारण से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है सूरजमल जाट को। किसे, सूरजमल जाट को कहा जाता है। जाटों का अफलातून सूरजमल जाट को। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी? तो कौन थे, महाराजा जगत सिंह सेकंड थे। इनके द्वारा अंग्रेजों के साथ में क्या की जाती है, संधि की जाती है। उस टाइम पर जयपुर के शासक कौन थे, अंग्रेजों की संधि की जाती है उस टाइम में, तो जगत सिंह द्वितीय थे ना। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? बीकानेर राज्य में सामंतों की श्रेणी, हाँ सामंतों की है, लेकिन मेवाड़ राज्य में है। कहां पर है, मेवाड़ राज्य में है सामंतों की श्रेणियों से। ये श्रेणियां हैं किस, कौन सी, 16, 32 और गोल। ये क्या है, सामंतों की श्रेणियां हैं जो मेवाड़ राज्य की है ना। तलवार बंदाई कर है जो उत्तराधिकार कर था ना, उत्तराधिकार जो किसके द्वारा चलाया गया था, बिजोलिया, जो बिजोलिया ठिकाना था ना, इस बिजोलिया ठिकाने में चलाया गया था। तलवार बंदाई कर क्या था, उत्तराधिकार शुल्क था। यानी जब कोई नया उत्तराधिकारी बनता था तो उसकी तलवार बांधते ना, उस तलवार बांधने का भी क्या लगा दिया था, कर लगा दिया था। तो जिस कारण से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे यहां पर। कुद्दन घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो कुद्दन किसान जो ये थी, ये तो किससे थी, सीकर से थी भाई। किससे थी, सीकर। शेखावाटी के अंदर आता है ना सीकर।
अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो अलवर रियासत में हुई थी। किस रियासत में? अलवर रियासत में हुई थी, ठीक है ना। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखो मारवाड़ किसान जो सभा है ना, इस मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? मंगल सिंह कछावा था। कौन था? मंगल सिंह कछावा को बनाया गया था। किसका? मारवाड़ किसान जो सभा है, इस मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष ये किससे बनाया गया था? मंगल सिंह कछावा को बनाया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? तो संप सभा का गठन किया था ना। किसने? गोविंद गुरु ने। और किसके लिए? इसका मकसद क्या था? इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि भीलों को एकत्रित करना, संगठित करना। किसका? संप सभा का। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ना। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया? तो कहां से किया था? जाडोल से किया था। कहां से किया था? जाडोल से किया था ना। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो ये नीमका थाना आता है ना। नीमका थाना पहले सीकर के अंतर्गत आता था, अब वर्तमान में बात करें तो नीमका थाना को अलग जिला बना दिया गया है ना। तो नीमका थाना के अंतर्गत इसका नीमका थाना जो स्थान है यहाँ पर क्या किया था? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था ना। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा था? तो जो मेवाड़ था, इस मेवाड़ का एक पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सॉवर्स। इस सावर्स के द्वारा कहा गया था कि तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी इसकी आलोचना की गई थी। किसकी आलोचना? फांसी की आलोचना की गई थी। किसके द्वारा? सावर्स के द्वारा, ठीक है ना। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो देखो धौलपुर राज्य पूछा है और शासक पूछा है, वो भी 1857 की क्रांति के टाइम पर। किसके टाइम पर? क्रांति के शासक पूछे हैं। तो आपको धौलपुर के शंभू सिंह, करौली के मदन सिंह सही है, कोटा के राम सिंह द्वितीय सही है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह सही है, लेकिन धौलपुर के शंभू सिंह नहीं होंगे। धौलपुर के तो कौन होंगे? भगवंत सिंह है ना। भगवंत सिंह धौलपुर के कौन है? भगवत सिंह है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और धौलपुर के एकीकरण के समय कौन होंगे? महाराजा उदयभान सिंह होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। असुमेलित पूछा है अपने को, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर, क्योंकि धौलपुर के शंभू सिंह नहीं थे। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी। तो कितने ब्रिटिश छावनियां थी? 6 ब्रिटिश छावनियां थी। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो 6 ब्रिटिश छावनियां थी, है ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी, देखो सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद में हुआ है, और जो बटालियन थी वो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, है ना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी उसके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांटिया को। किसे कहा जाता है? अमरचंद बांटिया। ये अमरचंद बांटिया जो था मूलतः जयपुर बीकानेर से थे, और बाद में ये जो थे ग्वालियर रहते थे ना। और इन्होंने राजस्थान में इन्होंने जो है सबसे पहले फांसी दी थी इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया। 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है, बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिठोड़ा का युद्ध। और ये युद्ध होता है किसके मध्य है? मारवाड़ की सेना और वर्सेज क्रांतिकारियों के मध्य होता है। तो ये किसकी
ठाकुर कुशाल सिंह जो था इसका नेतृत्व कर रहा था। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। राइट आंसर यही हो जाएगा ना। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ की? तो जयपुर में की थी। कहाँ पे की थी? जयपुर में की थी अर्जुन लाल सेठी ने। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रथ चुंगटिया किसको संबोधित करते हुए लिखे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की बात है। किसे लिखा था? फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था चेतावनी रथ चुंगटिया। किसे रोकने के लिए? फतेह सिंह को। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाएं देने के कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कौन थे वो? प्रताप सिंह बारट थे। कौन थे? प्रताप सिंह बारट थे ना, ये भी ध्यान रखना। इस प्रताप सिंह बारट को जब लोग पूछते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी ने यातनाएं दे रहे थे, पीट रहे थे, वो इसे कहते हैं कि बता दे तेरे साथ में और कौन कौन थे, तब मैं तेरे को छोड़ सकता हूं, छोड़ दूंगा, इसलिए तू यहाँ पड़ा है, यहाँ पर तेरे को कितनी बुरी तरह से तेरे को हालत कर रखी है, वहां तुम्हारी माता रोती होगी। तब इसने कहा था कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। किसने कहा था? प्रताप सिंह बारट ने कहा था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। तो बाल मुकुंद बिसा जो है, इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहलाते हैं। इन्होंने भूख हड़ताल की थी मारवाड़ राज्य के लिए और फिर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए राजस्थान का जो जतिन दास कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? स्वतंत्र बावनी जो है, ये ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था तेज कवि जैसलमेर के जो थे, इनने लिखा था। इस कारण इसका नाम तेज कवि जैसलमेरी पड़ा है ना। तो तेज कवि का ग्रंथ कौन सा है? स्वतंत्र बावनी है ना। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? आपको यह ध्यान में रखना है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा है। तो यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था, सही बात है। इसका संबंध झालावाड़ नहीं, इसका संबंध जयपुर रियासत से था। कौन सी रियासत से था? जयपुर रियासत से था ना, जयपुर रियासत से। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत मात्र और मात्र दूसरा गलत है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। यही यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की जाती है ना। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, 1942 में होती है। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने? तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। देख लो उनमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा भी था, जो राजस्थान के 7वें चरण में मिलाया गया था ना 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर जो था, ये गंगानगर अलग थोड़ी था, कोई रियासत थी, तो बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। बीकानेर रियासत के अंतर्गत है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? जो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह। कौन थे? उदय भान सिंह। आपको शासक भी याद रखना, उदय भान सिंह। इस उदय भान सिंह को धौलपुर का क्या, इस मत्स्य संघ का क्या किया गया था? राज प्रमुख नियुक्त किया गया था ना। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जो वर्तमान राजस्थान हमारे सामने नव गठित राजस्थान था, उसी टाइम पर 1 नवंबर 1956 को किसको मिलाया गया था? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो इसका जो विलय हुआ था वो 7वें चरण में हुआ था। कौन से चरण में? 7वें चरण में हुआ था ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ का शासक बना राव गंगा या राव गांगा। ये जो गांगा है, इस गांगा की मृत्यु जो इसकी हत्या करता है वो कौन करता है? इसका ही पुत्र है मालदेव।
और ये मालदेव क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में क्या बनता है, ये शासक बनता है। इसलिए राठौड़ों का जो पितरहंता शासक है वो कौन कहलाते हैं, मालदेव को कहा जाता है। मालदेव शक्तिशाली राजा था, पर मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा है। किसे, मालदेव को कहा है। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। ये जो संधि हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। किसके मध्य हुई थी, जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य ये संधि हुई 1615 ईस्वी में। इस 1615 ईस्वी में शर्तें हुई थी, कुछ शर्तें लागू हुई, जिनमें एक मुख्य शर्त थी कि आप चित्तौड़, इन्हें चित्तौड़ वापस दे दिया गया था 1516 में। तभी राजधानी जो चावंड है, ये चावंड से राजधानी किसे बना लेते हैं, चित्तौड़ को बना लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चावंड जो राजधानी रहती है, चावंड, इस चावंड राजधानी बनाते हैं प्रताप, 1585 में बनाते हैं। 1597 में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की यह राजधानी 12 वर्ष रहती है। फिर 1615 ईस्वी में ये मुगलों से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। मुगलों से क्या कर लेते हैं, संधि, और संधि के दौरान इन्हें चित्तौड़ दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है इन्हें, चित्तौड़। तो जो चावंड राजधानी रही वो 15 मेवाड़ रियासत की चावंड राजधानी कब तक रही, तो 1585 से लेकर 1615 तक चावंड राजधानी रही थी मेवाड़ रियासत की। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही, तो महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु हो जाती है, 1585 में मनाते मात्र 12 वर्ष रही। ठीक है ना। फिर इस मुगल मेवाड़ संधि के द्वारा इनको चित्तौड़ दे दिया जाता है, ये राजधानी वापस चित्तौड़ बना लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती है कि आप चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करना है, नहीं करा सकते, नहीं कर सकते। फिर इस जो शर्त रखी थी, शर्त का जो उल्लंघन करता है वो कौन करता है, आपके आगे एक शासक आएंगे, राज सिंह। वो राज सिंह इसका उल्लंघन करते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी। श्रीनाथ जी का जो मंदिर बनवाया था नाथद्वारा में, वो किसने बनवाया था, राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध का मैदान है वो राजसमंद जिले में क्या है, स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। देखो मेदिनी राय है, ये सांगा के टाइम की बात है। हाकिम खां सूर भी सांगा के टाइम की बात है। सॉरी, हाकिम खां नहीं, हसन खां मेवाती। और ये जो महमूद लोधी है ये भी नहीं थे। जो हकीम का सूर है, ये हकीम का सूर एकमात्र अफगान जो थे ना, ये महाराणा प्रताप की सेना में क्या थे, शामिल थे। और ये एकमात्र अफगान थे। कौन, हाकिम का शूर, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। बल्कि साथ नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर क्या किया था, ये लड़े थे, है ना, हकीम का सूर। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, धूमराज था। कौन था, धूमराज। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो भोजी लंबरदार जो थे भरतपुर किसान आंदोलन से क्या थे, ये संबंधित थे। कौन, भोजी लंबरदार। चेलावास के युद्ध का संबंध है। देखो चेलावास का जो युद्ध होता है ये होता है 18 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य होता है, ये होता है आपके जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है, ये ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेज, एक तो आपकी आती है मारवाड़ की सेना, मारवाड़ प्लस अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों की सेना। इस दोनों की संयुक्त सेना का जो दोनों की जो सेना होती है, मारवाड़ राज्य की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध होता है। और संयुक्त सेना का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, स्वयं एजीजी करते हैं। और एजीजी कौन थे यहाँ पर, पैट्रिक लॉरेंस करते हैं। कौन है, पैट्रिक लॉरेंस। अब इस युद्ध में हुआ क्या कि क्रांतिकारियों में इस ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बहुत अधिक जोश भरा गया था। और जोश बढ़ने के कारण जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन था, मैकमोशन था। इस मैकमोशन को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और ये आगे था मैकमोशन, तो मैकमोशन को क्या कर दिया, मार दिया। मार देने के बाद में इस एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, इसने पूछा रे वो मैकमोशन नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है। तो किसी ने कहा कि उसको तो काम तमाम कर दिया। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसने सुनते ही इसने
अपना जो घोड़ा था घोड़ा घुमाया, चप्पलें हाथ में ली और ये तो यहाँ से क्या हो गया, भाग गया था। तो इस युद्ध में जो विजय हुई थी, विजय किसकी हुई थी, ठाकुर कुशाल सिंह की हुई थी। किसकी हुई थी, ठाकुर जो कुशाल सिंह थे आहुआ के, इनकी ये विजय होती है 1857 में। जो चेलावास का युद्ध होता है, इससे गोरा काले का युद्ध भी कहा जाता है, गोरे काले के युद्ध, गोरे कालू का युद्ध भी कहा जाता है ना, चेलावास के युद्ध को। मारवाड़ के जो लोग गीत गाते हैं ना, उन गीतों में गोरे काले के युद्ध भी कहा जाते हैं। तो युद्ध हुआ था आवा के विद्रोह है, चेलावास के युद्ध का संबंध था आवा के विद्रोह से, ठीक है ना, क्योंकि आवा में विद्रोह हुआ था ना, आहुआ में, उस आहुआ के विद्रोह जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो क्या करते हैं, यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। तो साथियों आज जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम से आने वाले क्वेश्चन थे वही हमने 100% ये क्वेश्चन छांट के लाए हैं कि आपकी एग्जाम में आए तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आए। और यकीन मानिएगा कि कल आपका जो पेपर है, कल से आपके सीईटी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कल आपकी एग्जाम भी है, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आपको पेपर देना है, बिल्कुल शांत मन के साथ में आपको पेपर देना है, बिल्कुल तनाव मुक्त रहकर आपको परीक्षा हॉल में बैठना है। इसी के साथ में आपकी एग्जाम का जो पेपर है आपका अच्छा हो, इसी सारी जो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास को हम करते हैं समापन। बाकी अगले सेशन में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।